मतदान सुबह से ही जारी है। उपचुनाव को लेकर दोनों विधानसभाओं में मतदान हो रहा है। दोनों विधानसभाओं में मतदान केंद्रों पर लाइन लगी हुई है। दोनों ही सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। बद्रीनाथ से भाजपा के राजेंद्र भंडारी प्रत्याशी हैं। बद्रीनाथ से कांग्रेस के लखपत बुटोला प्रत्याशी हैं और मंगलौर से बीजेपी के करतार सिंह भडाना प्रत्याशी हैं। और मंगलौर से कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन प्रत्याशी बनाए गए हैं। और देखिए यहाँ सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। ये कतारें आप देख सकते हैं। मतदाता सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य बनने के बाद जो हमारे राज्य का जो मिथक था कि दोबारा सरकार किसी की लौट के नहीं आई, वो मिथक आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में टूटा है। और मंगलौर विधानसभा भी हमने अभी तक नहीं जीती है, तो मिथक भी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो उनके कार्य प्रदेश के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए हैं और जो ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने उत्तराखंड राज्य में लिए हैं, उस पर वहाँ की जनता मोहर लगाने वाली है और मंगलौर सहित बद्रीनाथ दोनों के साथ हम जीत रहे हैं। उपचुनाव को लेकर ठीक 8 बजे मतदान शुरू हो गया था, लेकिन जो मतदाता हैं उनकी भीड़ मतदान केंद्र के बाहर तकरीबन सुबह 6 बजे से ही लगनी शुरू हो गई थी। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि मतदाताओं में यहाँ पर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मंगलौर विधानसभा 132 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और इसको 2 जोन और 4 सुपर जोन में बांटा गया है। देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, मतदान को लेकर कितने उत्सुक है कि इस वक्त भारी गर्मी है, लेकिन इस भारी गर्मी के बीच भी लोग मतदान करने के लिए मतदान बूथों पर पहुंच रहे हैं। और बात की जाए यहाँ पर प्रत्याशी की, तो यहाँ पर भाजपा से करतार भडाना और कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन और बसपा से जो पूर्व विधायक रहे हैं सरबत करीम, उनके बेटे मोंटी को यहाँ पर बसपा ने उतारा है। और आज तय हो जाएगा कि जो मतदाता हैं किसके हक में वोट करते हैं और किसको यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं। जिशान मलिक, भारत समाचार, रुड़की। तो वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली और आलोक सेमवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए सुबह से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? कितनी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने? देखें कि अभी तो दिनचर्या शुरू हुई है और उपचुनाव को लेकर इतना लोगों में उत्साह नहीं होता, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर फिर भी मैंने देखा वोटर्स जो हैं काफी उत्साह के साथ वोट डालते हैं। जैसे मंगलौर विधानसभा की सीट है, वहां वोटर्स की संख्या कोई ज्यादा नहीं है, 1 लाख से ज्यादा वोटर हैं। और ऐसे बद्रीनाथ में भी 1 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। तो दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो मत प्रतिशत का मालूम चलेगा कि लोगों ने कितना वोट किया है। ये तो एक पहलू हो गया सिक्के का। दूसरा पहलू सिक्के का ये हो गया कि ये दोनों विधानसभा क्षेत्र जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से एक कड़ी परीक्षा है, क्योंकि मंगलौर विधानसभा सीट राज्य बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुला। 2002 से लेके अब तक जितने चुनाव हुए हैं मंगलौर विधानसभा सीट पर 4 बार बसपा ने ये सीट जीती है और 1 बार कांग्रेस ने सीट जीती है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर पर रही है मंगलौर में। और नीरज जी, देखिए यहाँ पे सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखने को मिल रही है और दोनों ही दलों की तरफ से अपने अपने जीत के दावे हैं, लेकिन आप किस तरह से इन दोनों सीटों को देख रही हैं? हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। मैं ये कह रहा था कि राज्य बनने के बाद से मंगलौर विधानसभा सीट बसपा का गढ़ रही है। 5 बार यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 5 में से 4 बार बसपा ने सीट को जीता है और 1 बार कांग्रेस पार्टी ने जीता है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ तीसरे और चौथे नंबर पे रही है। अभी भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है हाल ही में हरिद्वार पार्लियामेंट सीट का, उसमें जो मंगलौर विधानसभा की सीट है वहां पर कांग्रेस पार्टी को 44,000 वोट और बीजेपी को 21,000 वोट मिले हैं। कहने का मतलब है जो हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र है या ये मंगलौर विधानसभा सीट है, ये राजनीतिक दृष्टि से भाजपा के लिए मुफीद नहीं रही है अब तक। नंबर 1 बात, बद्रीनाथ विधानसभा सीट 5 बार वहां विधानसभा का चुनाव हुआ, 3 बार कांग्रेस ने जीती, 1 बार कांग्रेस के मैखुरी वहां से विधायक रहे, 2 बार भंडारी जी विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी से महेंद्र भट्ट 1 बार विधायक रहे और फोनिया जी विधायक रहे। तो वहां 3-2 का मुकाबला है, लेकिन वहां स्थितियां बदली भी हैं कि वही भंडारी जो भारतीय जनता पार्टी को कोस कर
उनके खिलाफ मतदान लेकर चुनाव जीते थे कांग्रेस से, आज वही बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो वहां जो स्थितियां हैं बिल्कुल बदली भी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। लेकिन क्योंकि उपचुनाव है, उपचुनाव में हमेशा से उत्तराखंड का एक ये इतिहास रहा है और यहाँ की परंपरा रही है कि जो भी दल सत्ता में रहा है, उपचुनाव के परिणाम ज्यादातर सत्तारूढ़ दल के पक्ष में गए हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाता है। लेकिन अगर दोनों विधानसभा की सीटों के तथ्यों को देखें, रिकॉर्ड को देखें और समीकरण को देखें तो वो विपक्ष को मजबूत बनाते हैं। उधर कांग्रेस 3 बार जीती है, इधर बसपा 4 बार जीती है। और कांग्रेस क्योंकि इस बार बसपा सरबत करीम अंसारी नहीं है, उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबसे दमदार कैंडिडेट वहां पर काजी हैं, क्योंकि काजी बसपा से भी जीते हैं और कांग्रेस से भी जीते हैं। तो ये चुनाव जो है दोनों के दोनों बहुत कड़ा मुकाबला होने जा रहा है वहां पर, क्योंकि उपचुनाव के परिणाम ये दर्शाते हैं कि सत्तारूढ़ दल को थोड़ा सशक्त बनाते हैं, लेकिन आंकड़े और चीजें जो हैं वो विपक्ष को मजबूत बनाती हैं। बिल्कुल ठीक तो है। देखते हैं कि चुनाव परिणाम आगे किस करवट मोड़ लेते हैं। ये जो बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, मेरे साथ आलोक भी बने हुए हैं। आलोक, देखिए सुबह से ही मतदान जारी है, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, मतदाता कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं? हो गई थी और लगातार मतदाता जो है दोनों ही विधानसभा सीट पर पहुंच रहे हैं। और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार साहब ने भी बताया कि जो 2 सीट है उसमें कहीं ना कहीं फिलहाल मंगलौर सीट पर कांग्रेस हावी होती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा जो है बद्रीनाथ सीट पर जो वहाँ के फिलहाल सिटिंग एमएलए थे राजेंद्र भंडारी, उन्होंने कांग्रेस के बाद भाजपा का दामन थामा और अब भाजपा की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो राजेंद्र भंडारी के कुछ अपने भी वोट हैं और कुछ भाजपा के वोट उन्हें मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस चीज का असर जो है चुनाव में देखने को मिले और जो बद्रीनाथ जनता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी वोट करे। तो दोनों ही पार्टियों में इस वक्त कांटे की टक्कर नजर आ रही है। अभी पहला चरण के जो परिणाम है वो सामने नहीं आए हैं। जैसे ही परिणाम सामने आएंगे ये साफ हो जाएगा कि इन दोनों विधानसभा सीट पर आखिर कौन सी पार्टी जीत रही है। जी मैं आलोक, देखिए आप सभी दल के अपने अपने दावे हैं, जीत के दावे हैं, लेकिन आप जो मतदाता हैं उनसे आपने बातचीत की होगी, उनके बीच क्या माहौल नजर आ रहा है, क्या किन मुद्दों को देखते हुए वो वोट करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि मतदान के दिन कोई भी मतदाता ऐसा नहीं होता है जो पहले से ही कोई वोटिंग के लिए बोल के आया हो कि मैं इस पार्टी को वोट दूंगा या फिर मैं इस मुद्दे के साथ वोट दूंगा। जैसे पहले भी बताया गया है कि जो ये मंगलौर सीट है उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस फिलहाल हावी आ रही है कि मंगलौर सीट को कांग्रेस के पास जाए। और जाहिर सी बात है कि राज्य गठन के बाद एक बार बीजेपी वहां तक नहीं निकाल पाई है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिसका एक बार कांग्रेस के जो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मंगलौर विधानसभा में साबित हो सकते हैं। तो हो सकता है कि मंगलौर विधानसभा की सीट जो है वो कांग्रेस के पलड़े में जाकर ही गिरे। लेकिन भाजपा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो बद्रीनाथ सीट है उसमें डामाडोल स्थिति जरूर नजर आ रही है। हो सकता है कि एक कांटे की टक्कर देखने को मिले, लेकिन जहां तक की जनता जनार्दन का फैसला है कि हो सकता है राजेंद्र भंडारी को दोबारा से वो बीजेपी की ओर से विधायक कर सकते हैं। ठीक है, नीरज कोहली जी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, देखिए आप मेरे सहयोगी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मंगलौर सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है, ज्यादा वो जमीनी हकीकत जो देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? मैंने देखे शुरुआत में ही बताया कि मंगलौर विधानसभा सीट ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी का आज तक खाता ही नहीं खुला। राज्य बनने के बाद से ये बहुजन समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, या बसपा ने इसको जीता है या कांग्रेस ने जीता है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर आती रही है। और अभी जो हरिद्वार का पार्लियामेंट चुनाव हुआ था उसमें भी मंगलौर विधानसभा सीट से बीजेपी के तुलना में कांग्रेस पार्टी को दुगने वोट मिले थे। ये तो वहां का जो अपना सामाजिक समीकरण है, क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यक वोटर ज्यादा हैं, दलित वोटर ज्यादा हैं, और वैसे भी पूरे हरिद्वार जनपद का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार में मजबूत है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। सभी चुनाव परिणामों में जो सामने हमारे आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, वो इस बात को दर्शाते हैं। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई कि राज्य बनने के बाद से चाहे सत्ता में बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, जितने भी उपचुनाव हुए ज्यादातर के परिणाम सत्तारूढ़ दल के पक्ष में गए। हालांकि विपक्ष हमेशा से सत्तारूढ़ दल पर इस बात को आरोप लगाता रहा कि भाई आप धनबल का
दुरुपयोग करते हो और इस तरीके से आप जो है सरकार जो है अपनी पावर से, पैसे से चुनाव जीतती है, इस तरह के आरोप विपक्ष हमेशा लगाता रहा है। लेकिन मेरा अपना मानना ये रहा है कि जो आंकड़े दर्शाते हैं वो ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं वोटर के मन में एक बात जरूर रहती है, वो भले ही किसी विचारधारा का हो, कि भाई ऑपोजिशन के कैंडिडेट को वोट देके क्या फायदा होगा, अगर सत्तारूढ़ दल के विधायक को हम अगर वोट देंगे तो कहीं ना कहीं मदद होगी, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा। ऑपोजिशन का विधायक विपक्ष में रह के क्या हमारा सहयोग कर पाएगा, क्या मदद कर पाएगा, शायद इस बात का भी कहीं ना कहीं वोटरों के मन में एक बात ये रहती है, क्योंकि आंकड़े दर्शाते हैं कि ज्यादातर चुनाव जो है सत्तारूढ़ दल नहीं जीते हैं। इस चुनाव में क्या होने जा रहा है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिगर्स और जो सीटों का फिगर्स हैं, जो सीटों के आंकड़े हैं वो विपक्ष को मजबूत बनाते हैं और जो उपचुनाव के आंकड़े हैं वो सत्तारूढ़ दल को मजबूत बनाते हैं। तो ये बड़ा रोचक मुकाबला होगा, यहाँ पर देखने वाली स्थिति ये होगी कि क्योंकि बद्रीनाथ में भी स्थितियां बदली हुई हैं कि वही भंडारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी पे तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाकर उनको कोस कर कांग्रेस से चुनाव जीते थे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो देखना पड़ेगा कि लोगों में उनके खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, कितना विरोध है और उस विरोध को भारतीय जनता पार्टी कितना काट पाती है और भारतीय जनता पार्टी का जो अपना कार्डर वोट है वो किस तरीके से पड़ता है और कांग्रेस कितना दम दिखाती है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और कांग्रेस की साख भी दाव पे लगी हुई है, क्योंकि लंबे अंतराल से प्रदेश के अंदर जितने भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस पार्टी कोई चुनाव नहीं जीत पाई। तो मैं समझता हूं कि सत्तारूढ़ दल से ज्यादा जो है विपक्ष की इस पे साथ जो है वो ज्यादा दाव पे है कि आपको कोई ना कोई चुनाव जीत के ये सिद्ध करना है कि भाई हम भी मैदान में हैं। तो अभी तक ऐसा दिखा नहीं है। तो अब ये दोनों सीटें ऐसी हैं, इन पर मुकाबला रोचक होगा और कड़ा होगा और ये परिणाम दिखाएंगे कि ये किस और उठ करवट पे बैठता है। नीरज जी, जैसे अभी कि आपने बताया कि मंगलौर सीट से भारतीय जनता पार्टी अपने कभी खाता भी नहीं खोल पाई, तो जो यहाँ की जनता है मंगलौर सीट की, वो क्या देखते हुए वोट करती है? क्या वो पार्टी का नाम देखती है, प्रत्याशी का नाम देखती है या किसी मुद्दे को देखते हुए वोट करती है? देखिए वहां पर जो है ना, मैंने बताया कि वहां का जो एक सामाजिक समीकरण है वो वहां ज्यादातर दलित वोटर्स की संख्या है, अल्पसंख्यक वोटर्स की संख्या है। तो आप समझ सकती है कि दलित वोटर और अल्पसंख्यक वोटर्स जो है किस पार्टी को वोट करता है। तो क्योंकि वो आंकड़े दर्शाते हैं कि लंबे अंतराल से वहां पर भारतीय जनता पार्टी कितनी बार सत्ता में रही यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर, लेकिन वो सीट नहीं जीत पाई। तो ये कहीं ना कहीं एक वोटर के मन में है कि वो वोट बसपा को या कांग्रेस को ही जाता है वहां का वोट ज्यादातर। इस चुनाव में क्या होने जा रहा है ये नहीं बता सकता, लेकिन वो एक सिद्धांत के तौर पर कहें कि जो कार्डर वोट है वो बहुजन समाजवादी पार्टी का कह सकते हैं या कांग्रेस का कह सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी वहां पर इतनी जमीन मजबूत नहीं है, क्योंकि आप वो भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर रहती है वहां पर। और पार्लियामेंट के चुनाव में भी मैंने आपको बताया कि 44,000 वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिले हैं अभी जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था। मंगलौर विधानसभा सीट की बात कर रहा हूं, और 21,000 मिले बीजेपी को। तो कितना डिफरेंस है दोनों में? 23,000 वोटों का डिफरेंस है। अब ये उपचुनाव में क्या होगा स्थिति ये कह नहीं सकता, लेकिन मुकाबला वहां पर कड़ा है। वहां पर बीजेपी को भी जो है बिल्कुल लोहा लेने वाली बात है। और बद्रीनाथ में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुकाबला कड़ा है, क्योंकि वो कैंडिडेट सामने है जिस कैंडिडेट के खिलाफ थोड़ा वहां पर एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, उनका विरोध भी हो सकता है, क्योंकि वो दगा देकर, धोखा देकर अपने वोटरों को और पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में आए और आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है। अब देखना है कि सत्तारूढ़ दल किस तरीके से इस चुनाव को भुनाता है, किस तरीके से ताकत लगा के ये चुनाव परिणाम अपने पक्ष में बनाता है, या फिर कांग्रेस पार्टी जो है अपना दम दिखाती है। और जो अभी तक का जो मिथक बना आया हुआ था लंबे समय से कि वो उपचुनाव कोई चुनाव नहीं जीत पाई काफी लंबे अरसे से, तो चुनाव जीत कर खाता खोलती है। ठीक है, मेरे साथ जिशान मलिक भी जुड़ चुके हैं रुड़की से। जिशान, देखिए सुबह से ही मतदान प्रक्रिया चल रही है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? कितनी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं? क्या कुछ जनता के बीच मुद्दे नजर आ रहे हैं? मयूरी, आपको बता दूं कि सुबह ठीक 8 बजे रुड़की के मंगलौर विधानसभा में जो मतदान शुरू हो गया था और देखते देखते जो मतदाताओं में भारी उत्साह वहां पर देखने को मिला। लंबी लंबी लाइन है, गर्मी का आज मौसम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मतदाता थे वो लंबी लाइन लग गई थी। महिला और बुजुर्ग जो थे वोट डालने के लिए पहुंचे। वहीं मतदान के तकरीबन 8:30 और 9 के बीच में सूचना मिलती है कि मंगलौर के लीवरहेड़ी में वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, वहां पर फायरिंग की घटना की सूचना मिली थी। वहीं जो एक पक्ष पर जो आरोप लगाया गया है कि वोटर डालने नहीं दे रहे हैं और मारपीट की घटना को अंजाम भी दिया गया, जिसमें कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं मामले में जो हरिद्वार प्रशासन है तुरंत मौके पर पहुंचा और मामले को स्थिति से संभाला। और अब फिलहाल जो अगर बात की जाए मतदान केंद्रों की, तो फिलहाल शांतिपूर्वक मतदान यहाँ पर चला हुआ है और मतदान केंद्रों को छावनी में यहाँ पर तब्दील कर दिया गया है। जी
जिशान, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं अगर बूथों पर बात की जाए तो? अगर बूथों की बात की जाए तो यहाँ पर एक पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है, क्योंकि बूथ नंबर 53 और 54 पर जिस वक्त लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे थे, वहां पर जब जो मतदाता है पहुंचते हैं तो वहां पर बताया गया कि उस वक्त कोई फोर्स नहीं थी और मशीन में भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी। इसी बात को लेकर जो दूसरा पक्ष था, जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन, उनके पक्ष के लोग वोट डालने के लिए जा रहे थे, तो दूसरे पक्ष के लोग थे, उन्होंने वोट वहां पर बताया गया वोट डालने के लिए। इसी बात पर विवाद हुआ है। जी ठीक है, नीरज जी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज जी, देखिए, 2 ये विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और दोनों ही दलों में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है। अगर दोनों सीटों की बात की जाए, आपका आकलन क्या कहता है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? देखिए कि 2022 में दोनों की दोनों सीटें जो है, एक पर कांग्रेस और एक पर बसपा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थी दोनों, जबकि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। यहाँ मुकाबला बिल्कुल बराबरी पे लगता है, क्योंकि मैंने बताया जो उत्तराखंड की परंपरा रही है, जो उत्तराखंड का इतिहास रहा है उपचुनाव का, वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाता रहा है। ये जो परंपरा और इतिहास है, ये कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल को मजबूत बनाता है कि अगर ऐसा ही होता है तो ये चुनाव परिणाम भी उनके खाते में जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मंगलौर में आज तक भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला, तो इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, वहां पर विपक्ष मजबूत है, वहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है। और बद्रीनाथ भी 2022 में जो है बीजेपी को सीट नहीं मिली, कांग्रेस को सीट मिली, और वहां पर कैंडिडेट कांग्रेस के जो तत्कालीन कैंडिडेट थे वो वर्तमान में कैंडिडेट है, वहां स्थितियां बदली हुई है, माहौल बदला हुआ है, तो इसलिए वहां पर भी जो है कड़ी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो दोनों में ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मतदाताओं की नब्ज को टटोलना आज के समय में सबसे कठिन काम है। लेकिन स्थितियां बताती हैं, जो परिस्थितियां हैं वहां की दोनों सीटों की, ये बताती हैं कि मुकाबला दोनों में कड़ा है। कहीं ना कहीं कुछ जो तथ्य हैं वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाते हैं और कुछ चीजें जो है वो विपक्ष में पक्ष में जाती हैं, तो दोनों बराबरी में हैं और अब ये देखना है कि कौन बाजी बांध के ले जाता है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार मेरे साथ जशान बने हुए हैं। जशान, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, जनता के बीच किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, जनता किन मुद्दों को देखते हुए वोट कर रही है? मैं आपको बता दूं कि मेरे ठीक पीछे फिलहाल स्थिति बता सकता हूँ कि आपको मतदाताओं में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब मैं मौके पर ही मौजूद हूँ तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर लगी हुई है। और जनता यही चाहती है कि उनके जो क्षेत्र है मंगलौर क्षेत्र में विकास हो, क्योंकि इस जब से उत्तराखंड बना है तभी से एक इतिहास रहा है कि यहाँ पर बीजेपी एक ये सीट नहीं जीत पाई है। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही ये बातचीत की लड़ाई है और बीजेपी चाहते कि इस सीट को जीते, वहीं कांग्रेस भी इस सीट को बचाने की लगी हुई है। जी ठीक है, बने रहेंगे आप हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर के लिबरखेड़ी में फायरिंग की सूचना सामने आई। वोट न डालने देने का आरोप लगाया गया है। घायल प्रत्याशी